हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी बच्चे? ठीक होंगे, आशा करती होंगी सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और लॉकडाउन का पालन भी अच्छे से कर रहे होंगे और सभी अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इसलिए मैं भी आज मैं थोड़ा पढ़ाने के लिए एक फ़िज़िक्स की वीडियो ले आई हूँ। चलो फ़िज़िक्स की वीडियो देखो। फिजिक्स का पहला चैप्टर है तुम्हारा वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। चैप्टर फर्स्ट है, यूनिट भी फर्स्ट है, पर यूनिट फर्स्ट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। यूनिट फर्स्ट का क्या नाम है? स्थिर वैद्युतिकी। यानी कि स्थिर वैद्युतिकी का मतलब है कि जो हम इसके अंदर यानी स्थिर वैद्युतिकी यूनिट के अंदर जो हम वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र का चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें जो हमारा आवेश होगा वो स्थिर होगा, यानी कि गतिशील नहीं होगा। तो इस यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब है आवेश, स्टैटिक का मतलब है स्थिर। तो यानी कि इसमें आवेश क्या होगा? स्थिर होगा। परिभाषा है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। यानी कि विज्ञान की वही शाखा है जिसके अंतर हम केवल किसका अध्ययन करेंगे? स्थिर आवेशों का। तो स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। तो इसमें पहला वैद्युत आवेश देखेंगे। वैद्युत आवेश क्या है? तो वैद्युत आवेश है, वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराता है। यानी कि जो वैद्युत आवेश है पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव करता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, यदि किसी आवेशित छड़ को कागज़ के टुकड़े के पास लाया जाता है, यानी कोई आवेशित छड़ है और उसे हम कागज़ के टुकड़ों के पास लाएंगे तो कागज़ के टुकड़े छड़ पर चिपक जाते हैं, जबकि बिना आवेशित छड़ पर नहीं चिपकते। तो हमने दो छड़ ली हैं तो एक यानी दोनों छड़ों को क्या करोगे? इसे तो आप अपने बालों में रगड़ लो और इसे बिना रगड़े रखो, जैसे मैंने पेन का कैप ले रखा, और फिर बहुत सारे थोड़े थोड़े छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े डाल लो। रगड़ने के बाद कागज़ के टुकड़े के पास इसे लाओगे तो उस पर कागज़ के टुकड़े चिपक जाएंगे, जबकि जो अनावश्यक छड़ है उस पर नहीं चिपकेंगे। तो या इसमें जो जिसके पास चिपकेंगे तो उसमें क्या हो रहा कि इस यानी कि इस पेन से उन कागज़ों के टुकड़ों पर क्या हो रहा है? एक बल का अनुभव हो रहा, और जो बल का अनुभव हो रहा वही क्या हमारा वैद्युत आवेश है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं दैनिक जीवन में। दैनिक जीवन के एग्जाम्पल है वैद्युत आवेश में। आपके दैनिक जीवन में आपने अक्सर देखा होगा कि सूखे बालों में कंघा फिराने पर वे फूल जाते हैं। तुमने देखा होगा जब हम सूखे बालों में कंघा करते हैं तो हमारे बाल यानी कि फुल्ले फुल्ले हो जाते हैं, तो उनके बीच में भी क्या हो रहा है? घर्षण लग रहा है, यानी रगड़ हो रही है कंघे और बालों के बीच में, तो वहाँ भी क्या हो रहा है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार सर्दियों में पहने हुए गर्म कपड़ों में को शरीर से अलग उतारने पर शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं। ये भी हमारा दैनिक जीवन का उदाहरण है। जब हम सर्दियों में गहरी जर्सी उतारते हैं तो रगड़ यानी कि जो हमारे शरीर के बाल है वो रगड़ खा जाते हैं और वे क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं, और कभी कभी उनमें क्या आती है? चट चट की आवाज़ भी आती है। और इसी प्रकार है बरसात के मौसम में घने बादलों में गर्जन सुनाई देती है। यानी जब बरसात का मौसम है तो बादलों में क्या सुनाई देती है? गर्जन सुनाई देती है। इन सभी निष्कर्षों को निकालने पर हमें पता चलता है कि पूर्व प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त होता है कि दो पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उन पर एक गुण उत्पन्न हो जाता है जिसे आवेश कहते हैं। रगड़ से आवेश के उत्पन्न होने की इस भौतिकी घटना को घर्षण विद्युत कहते हैं। यानी घर्षण क्या? रगड़ने से उत्पन्न होता है, तो रगड़ है तो यानी यहाँ आवेश उत्पन्न होता है तो क्या कहेंगे? घर्षण विद्युत कहते हैं। इस विद्युतीय गुण को उत्पन्न होने की क्रिया को आवेशन, यानी जो इस गुण उत्पन्न हो रहा है इसे हम क्या बोलेंगे? आवेशन। तथा आवेशन के कारण उस वस्तु को आवेशित, यानी जो वस्तु आवेश से आवेशित होगी उसे आवेशित वस्तु कहते हैं। विद्युत गुण के कारण किसी भी आवेशित वस्तु में अन्य सूक्ष्म कणों का आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जो आवेश है, जो विद्युत का गुण है, उससे आवेशित वस्तु क्या करेगी? मैंने जो बताया अभी, यानी कि हम किसी छड़ को बालों में रगड़े या कंघे को रगड़े तो उससे क्या होगा? वो यानी कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करेगी, तो यानी सूक्ष्म कणों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है।
यानी कि चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार और देख लेते हैं। आपको बता दें कि यह चैप्टर विद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र है। इसे यानी कि स्थिर वैद्युतिक का एक भाग है, यानी स्थिर वैद्युतिक की पूरी यूनिट है, उसका एक भाग क्या है, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। अतः आपको यह चैप्टर समझने से पहले शब्द स्थिर वैद्युतिक को समझना होगा, जो वैसे कि मैंने अभी समझाया था। स्थिर वैद्युतिकी क्या है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब है आवेश, स्टैटिक का मतलब है स्थिर। और मैंने इसकी परिभाषा बताई थी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर वैद्युतिकी का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। और विद्युत आवेश की डेफिनेशन में पता चल गई है, जैसे कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ को किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराता है। और ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को तुम दैनिक जीवन में यूज कर सकते हो। और इसमें है फिर वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश में क्या होगा कि जो भी वस्तु धनावेशित होगी उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और जो ऋणावेशित होगी उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो इसमें क्या है, किसी वस्तु पर धनावेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है, यानी जो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन है उनमें क्या हो जाएगी, कमी, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा जितने उसकी बाह्यतम कक्षा में होंगे, तो उसमें क्या यानी कि क्या हो जाएगी, कमी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, धनावेशित। इसी प्रकार ऋणावेश, किसी वस्तु पर ऋणावेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। मैंने तो पहले भी बता रखा, जैसे कि किसी बाह्यतम कक्षा में 5 से ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का यानी कि ग्रहण कर लेता है, और उसमें क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, तो वो क्या बन जाएगा, ऋणावेश। और जिसकी बाह्यतम कक्षा में 1-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कर देते हैं, त्याग। तो जब ये त्याग कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, धनावेश, यानी कि धनावेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी और ऋणावेश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो इसमें यानी कि एक नोट है, उस नोट को ध्यान से देखना। तो यानी कि इसमें है सजातीय आवेश। सजातीय आवेश का मतलब होता है समान प्रकृति के आवेश। समान प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, यानी कि दोनों जो आवेश होंगे वो समान प्रकृति के होंगे, पर या तो प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस, तो उनके बीच में जो यानी कि जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का होगा, यानी आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। और विजातीय आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं, यानी एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, तो इनमें इनके बीच हमेशा कौन सा बल लगेगा, आकर्षण का। तो अब तक तो हमें पढ़ा है कि आवेश क्या है, आवेश यानी किसी इस यूनिट में हम किसका अध्ययन करेंगे, तो वो था। अब है यानी कि आवेशन की विधियाँ, यानी कि हम आवेश को कैसे आवेशित कर सकते हैं, यानी कि उसकी कौन कौन सी विधियाँ। जैसे पहली विधि है घर्षण द्वारा आवेशन, यानी घर्षण के द्वारा आवेशन। इसकी 3 विधियाँ है, एक घर्षण द्वारा है, एक चालन द्वारा है, एक प्रेरण द्वारा है। तो मैं आज एक विधि पढ़ा रही हूँ, पहले घर्षण द्वारा आवेशन। तो आवेशन की इस विधि में 2 पदार्थों को आपस में रगड़कर दूर दूर ले जाते हैं, यानी कि जो आवेशन की इस विधि में हम क्या करेंगे, 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे, फिर उन्हें क्या करेंगे, दूर दूर ले जाते हैं, जिसमें दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकृति तथा समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी कि आवेश तो दोनों पर उत्पन्न होगा, पर प्रकृति क्या होगी, अलग अलग होगी, यानी कि प्रकृति क्या होगी, अलग अलग होगी, और समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी कि ये पदार्थ पर निर्भर करेगा, किस पर धनात्मक आएगा और किस पर ऋणात्मक। जैसा कि मैंने देखा, किसी पदार्थ पर धनात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा तथा किसी पर ऋणात्मक प्रकृति का, यह पदार्थ के गुणधर्म पर निर्भर करता है। जैसे एग्जाम्पल है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, यानी जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो कांच पे तो धनावेशित हो जाएगी, और रेशम का कपड़ा क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। यानी कि ये किस पर निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा यानी प्रकृति पर, यानी कि पदार्थ की प्रकृति कैसी है। तो आज इतना ही, कल पढ़ेंगे चालन द्वारा आवेशन। जय हिंद, जय भारत।